नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार की ही तर्ज पर बंगाल में भी मतदान सूची को दुरुस्त और संशोधित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर अभियान जारी है। प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी इसके खिलाफ है, लगातार विरोध कर रहे हैं। अन्य विपक्षी दलों के नेता भी विरोध कर रहे हैं। इन सब के बीच अब चुनाव आयोग की ओर से एक चौंकाने वाला दावा किया गया। आयोग का दावा है कि पश्चिम बंगाल में 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम साल 2002 के इलेक्टोरल रोल से मैच ही नहीं करते। यह अंतर तब सामने आया जब राज्य की नई मतदाता सूची की तुलना 2002 से 2006 के बीच तैयार की गई एसआईआर सूची से हुई। आयोग के अधिकारी ने बताया कि जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत बुधवार दोपहर तक 6 करोड़ से अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म को डिजिटल रूप में तब्दील किया गया। इन फॉर्म्स को उसके बाद मैपिंग प्रक्रिया में लाया जाता है, जहां पर पुराने एसआईआर रिकॉर्ड से इसका मिलान होता है। वहीं पर 26 लाख वोटर्स वाला आंकड़ा भी सामने आया जो मैंने आपको बताया। अब इसको लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा है। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग और तल्ख हो गई है। करेंगे इसी पर एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। एक तरफ पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं इसी बीच चुनाव आयोग ने जो खुलासा किया है उसने बंगाल की सियासत का तापमान कई गुना बढ़ा दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग की तरफ से बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आयोग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा वोटर लिस्ट में करीब 26 लाख वोटर्स के नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा रहे हैं। बीएलओ का कोई कारण में मौत हुआ, उसके साथ क्यों एसआईआर को जोड़ते हैं? इसीलिए अभी एसआईआर से बचने के लिए ममता बनर्जी कोई भी मौत हो, जैसे भी मौत हो, उसके साथ एसआईआर को जोड़ देते हैं। लेकिन इतना सारे बीएलओ इतना अच्छा काम किया, इतना प्रगति दिखाया, इतना कम समय में, उनका नाम तो एक बार भी नहीं लेते। जानकारों के मुताबिक मतदाता सूची में इतनी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड मिसमैच, चाहे वो आउट माइग्रेशन, डेथ रिकॉर्ड्स, एड्रेस शिफ्ट या डुप्लीकेशन की वजह से हो, चुनाव की पारदर्शिता को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला पहलू है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग बेहद तेज हो गई है। परिवार ने जो बता दिया, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि एसआईआर के नाम पर उन्हें और बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने एक रैली में चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई तो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। लेकिन ममता के बयानों से इतर चुनाव आयोग के इस खुलासे ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए एसआईआर बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आंकड़ा जो अब तक एसआईआर की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, हालांकि अभी ये प्रक्रिया जारी है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती है, प्रोटोकॉल्स होती है, किसी का नाम अगर रह जाता है तो 1 महीने का वक्त भी है। लेकिन आप जानते हैं बिहार के तुरंत बाद जैसे ही बंगाल तक, और बंगाल ही नहीं, बंगाल समेत 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। अलग अलग जगहों से अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन सबसे अग्रेसिव रिएक्शन अगर किसी स्टेट से आ रहे हैं तो वो है बंगाल। एक तरफ है टीएमसी, ममता बनर्जी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पत्र लिख चुकी है। उनका साफ तौर पर वो पत्र मैंने भी पढ़ा, उसमें 28 बीएलओस की मौत का भी जिक्र है। अलग अलग स्टेट्स में ऐसी बातें सामने आई हैं जहां पर बीएलओस की मौत को लेकर बड़ा बवाल किया जा रहा है। हर कोई सवाल कर रहा है कि क्या पूरी तरीके से ट्रेड नहीं किया, क्या ये एक्स्ट्रा प्रेशर है। अब बंगाल में तो आप देखिए, जब बिहार में एसआईआर शुरू हुई थी तब ये कहा गया था कि देखिए चुनाव से ठीक पहले अभी तो चुनाव होने हैं, फिर एसआईआर क्यों।
कांग्रेस लगातार आप जान ही रहे हैं एसआईआर और वोट चोरी को लेकर अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं। खुद पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में शुमार राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो लगातार आकर बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोदिफिकेशन हो गया है। अग्रेसिव अंदाज में बात कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम बातें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अलग अलग स्टेट्स में इन्हीं चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन जहां जहां भी ये गए हैं इस तरह की बातों को लेकर, वहां पर इन्होंने मुंह की खाई है, जनता इनके साथ कनेक्टेड नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी टीएमसी कह रही है कि अग्रेसिव अंदाज में हम आपको सड़कों पर भी नजर आएंगे। वार्निंग भी, कई लोग कह रहे हैं वार्निंग भी दिया है ममता बनर्जी ने, ममता दीदी ने। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें और उसी को लेकर एक सार्थक चर्चा करने के लिए जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। जल्दी से आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मुझे स्क्रीन पर रोहन मित्रा जी नजर आ रहे हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता है बंगाल कांग्रेस के। रोहन भाई नमस्ते करता हूं आपका, बहुत ही स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। टीएमसी के जाने माने नेता एहतेशामुल हक साहब जुड़ रहे हैं। हक साहब, आपका इस्तकबाल मेरे इस प्लेटफॉर्म पर, नमस्ते, सलाम आपको। और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी मेरे को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रास सर, नमस्ते करता हूं आपको। आप आते हैं तो बहुत शानदार एनर्जी सी आ जाती है पूरे पैनल में। लेकिन शुरुआत हक साहब मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। हक साहब प्लीज आप मुझे बताइए, अलग अलग स्टेट्स में, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा स्टेट्स में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इतना अग्रेशन हमें बंगाल में क्यों नजर आ रहा है? देखिए, भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल के तमाम व्यूवर्स को और मेरा नमस्कार। हमारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे मित्र भाई रोहन और रस बिहारी जी बैठे हुए हैं, सभी को देखिए, बंगाल एक ऐसी धरती है, आप अच्छी तरीका से समझ सकते हैं कि भारत को आजादी दिलाने में अगर बंगाल अगर नहीं होता तो मेरा देश आजाद नहीं होता, सबसे पहला। तो बंगाल एक ऐसी धरती, ये अपना अधिकार लेना जानते हैं और अपना अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ना जानते हैं और अपना अधिकार के लिए कहीं पर भी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने का इनको किसी तरह का कोई बात नहीं है। तो भारत का इकलौता राज्य जो पश्चिम बंगाल है, जो आपने कहा कि इतना क्यों, लेकिन हम समझते हैं कि एसआईआर एक बहाना है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बंगाल को निशाना बना करके वो कब्जा करना चाहती है। ठीक है, तो एसआईआर एक समझ लिए जीता जागता अभी सबूत है। जो पिछले 4 तारीख से हमारे पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम हो रहा है, लेकिन ये शुद्धिकरण नहीं, इसे एसआईआर का मतलब होता है शुद्धिकरण, लेकिन ये शुद्धिकरण नहीं हो रहा, ये अशुद्धिकरण हो रहा है। और हमें लगता है कि एसआईआर के बहाने जो हमारे यहाँ के चुनाव आयोग है वो मोदी के इशारे पर काम कर रही है। इसके साफ साफ झलक दिखता है। आप बताइए कि इतना बिलियंस की मौतें आप देखिए, हमारे राज्य के साथ साथ अदर 6 राज्यों में भी मौतें बिलियंस की हुई है। पिछली बार जब 2002 में जब एसआईआर हुआ था रोहित जी, तो उसे 2 साल का टाइमिंग दिया गया था, पूरे देश में 2 साल का टाइमिंग दिया गया था। जो बीएलओ होते हैं वो सैटरडे और संडे काम किया करते थे 2002 में। ठीक है, तो 2 साल का टाइमिंग और यहाँ 1 महीना के अंदर, तो ये कितनी बड़ी समझिए, ये एक तरह से केंद्र सरकार जिस हिसाब से चुनाव आयोग को इस्तेमाल करके और बंगाल को टारगेट बना रहे हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बंगाल के लोग बहुत सक्रिय हैं, और हमारे तृणमूल कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सभी सक्रिय हैं। हमने अपने विधानसभा में, हमने अपने वार्ड में तमाम लोगों को निर्देश दे दिए कि कोई भी हमारे नागरिक का नाम नहीं छूटना चाहिए। एसआईआर का फॉर्म हर एक नागरिक को भरना, समझ लिए विथिन, समझ लिए हम लोग बहुत कोशिश करके हम लोग जंगी पैमाने पर, इसे उर्दू में कहते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं लोगों के लिए। इसलिए कि एसआईआर का मतलब है कि जो भी हमारे लीगल जो वोटर हैं उनकी नाम बाद नहीं होने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, समझ लिए एक तरफा, खासकर बंगाल को टारगेट। दादा एक एक ओपनिंग सबसे ले लूं, दादा एक एक ओपनिंग सबसे ले लूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका है। प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए सर, 20 सेकंड। ये बीजेपी बोलती है, बीजेपी हिंदू की बात करते हैं, लेकिन बंगाल में जो मोतुआ समाज, जो 2
एमपी इनके हैं और 26 एमएलए मथुआ समाज के वोट से चुने गए हैं। ये उनको भी समझिए, ये नहीं छोड़ रहे हैं, उनका भी नाम कटिंग करने मांग रहे हैं। Done. बहुत अफसोस है कि Okay, भारतीय जनता पार्टी ये एक एनआरसी एसआईआर नहीं, इसे पिछले दरवाजे से अगर एनआरसी भी कहेंगे तो कम होगी। बिल्कुल सही बात है। ये ममता जी ने भी कहा था कि एसआईआर इज नॉट जस्ट एसआईआर, इट्स नॉट प्योरिफिकेशन, इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी सीए व्हाटएवर यू कैन से। मैं इस पर वापस आऊंगा, एक एक ओपनिंग में सबका लूंगा, उसके बाद सवाल भी आपसे करूंगा। हक साहब, अब जल्दी से मित्रा साहब, मैं आपके पास आ गया, मेरे को मित्रा साहब के पास भी जाना। मित्रा साहब प्लीज आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी तो बिहार चुनाव में भी उन्होंने एसआईआर को लेकर, आपका एक नारा बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वोट छोड़ गद्दी छोड़, लेकिन असर उसका बिहार, अगर बिहार इलेक्शन को फोकस में रखे 243 में से 203 सीट्स उनके पास आई। कांग्रेस की सीटें और कम हो गई पिछली बार से, बिहार में खास तौर पर। तो आपकी क्या स्थिति है बंगाल में, प्लीज मुझे बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। टीएमसी और लेफ्ट के बीच में वेयर इज कांग्रेस, और इस पॉइंट को भी रखिएगा क्योंकि अभी ये जानकारी आ रही है कि 26 लाख वोटर्स की जानकारी मिसमैच मिली है, अनट्रेसेबल मिली है, ईसीआई की तरफ से बातें आ रही हैं। रोहित जी, मेरे को 2 मिनट समय दीजिएगा। Please, 2 मिनट। सबसे Okay. पहले तो मैं एक बात बताना चाहता था कि जो आपने दिखाए अपने शो में, हाँ। राहुल सिन्हा साहब जो एक्चुअली बीजेपी के सबसे बड़े बंगाल के दिग्गज नेताओं में से है, हाँ। क्योंकि वो पहले से ही बीजेपी करते थे। उन्होंने अपने बयान में खुद बोला कि ये जो 1 महीने का समय दिया गया है ये बहुत ही कम है। उनका वर्ड्स है ये। हाँ, तो ये बीजेपी के नेता ही बोल रहे हैं कि 1 महीने का टाइमलाइन जो बंगाल के लिए दिया गया है। आप एक बात सोचिएगा, 2002 साल में सबसे पहले जब एसआईआर हुआ था तब बंगाल में 4 करोड़ के ऊपर वोटर्स थे, 4 करोड़ 4.5 करोड़ वोटर्स। Okay. आज आप देखिएगा 2024 के वोटर लिस्ट में आप देखिएगा तो 7.5 करोड़ के ऊपर आज हमारे वोटर लिस्ट है। Done. तो जो चीज आपने 2002 में 4.5 करोड़ वोटर्स के लिए 1 साल के ऊपर लगा लिए, उसी चीज को आप ऑलमोस्ट डबल वोटर्स हो गए हैं, तो आप 1 महीने में कर रहे हो। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। ओके। हम लोग देखिए, राहुल जी का बात आप समझना पड़ेगा। हाँ। राहुल जी का सिर्फ एसआईआर लेके ये हम लोग का मुद्दा नहीं, सिर्फ एसआईआर नहीं है। Done. हम लोग सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार जी है, हाँ। उनका इस सीट में बैठने का कोई हक ही नहीं है। क्योंकि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कांग्रेस ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कांग्रेस के जमाने में एसआईआर हुआ है, इसमें हम लोग का कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है। लेकिन जो मोटिवेटेड एसआईआर हो रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड एसआईआर हो रहा है, उसमें ऐतराज है। क्योंकि ये गणेश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो कैसे इस सीट में बैठे, जो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अभी भी केस चल रहा है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट इसने अभी वर्डिक्ट नहीं दिया है रोहित जी, आप समझ लीजिएगा। क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर डिसाइड किया कि कौन सीईसी बनेंगे। समझिए। तो उसके बाद आप देखिए ना, 2024 के इलेक्शन के बाद देखिए, जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ तो एसआईआर क्यों नहीं हुआ रोहित जी? तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 50 लाख वोटर बढ़ गए। उस टाइम के एसआईआर हुआ था? नहीं हुआ। ये क्योंकि ये बीजेपी के फेवर में जाने वाला हिसाब था, इसलिए एसआईआर उस टाइम पे नहीं हुआ। सेम इलेक्शन कमीशन, मैं आपको एक और चीज बनाना चाहता हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बोलते रहते हैं ये गणेश कुमार जी। इनके लिए एक बड़ा वर्किंग कमेटी भी हो गया, जिसमें भूतपूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब भी है। बिल्कुल है। और उसी इलेक्शन कमीशन जब 4 स्टेट में इलेक्शन होने वाला था, जो एक साथ होने वाला था, वो भी एक साथ नहीं किया। तो हम लोग एक एक करके मुद्दे देश के सामने रखने चाहते हैं। और एसआईआर के बारे में देखिए, एसआईआर कांग्रेस के जमाने में हुआ, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी इसको लेके कुछ बोला है? नहीं बोला है, क्योंकि हम लोग फेयर इलेक्शन एसआईआर हुआ था। उस टाइम पे तो एसआईआर स्पेशल नहीं था, वो इंटेंसिव रिव्यू था। अभी ये स्पेशल क्यों बन गया? क्योंकि ये अभी इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में अप्रैल मई में वोट होगा, तो उसको अभी शुद्धिकरण अभी करना है। तो करना था तो 1 साल पहले शुरू कर देते। ये जो बीएलओ को आप टाइम दे रहे हो, पूरी तरह से दो ना। अभी जो लिस्ट निकलेगा 9 तारीख को, और उसको 9 दिसंबर को, और उसको 7 फरवरी तक टाइम कहां मिलेगा हम लोग को? बोलिए तो। इतना बड़ा हम लोग के पास 80,000 ऊपर बूथ है, 8 करोड़ वोटर है, जिसका नाम आप निकालोगे, उनको तो टाइम ही नहीं मिलेगा कि पूरा। और सुनिए,
सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में। हाँ। कोर्ट में आप पूरा एसआईआर प्रोसेस फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 अगर आप ठीक से पढ़ोगे, इट इज नॉट अ वन डे थिंग रोहित जी, इट इज अ लेंथी प्रोसेस। ये ठीक है। 3-4 दिन में नहीं होता है। Done. अगर कई गरीब को आपको वो अपना काम छोड़ के लॉयर ढूंढ के हमारे पार्टी के आदमी को पकड़ के ये प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारा पॉइंट यही है कि आपको करना था, आप 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद मतलब ही शुरू एसआईआर से करते। प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग से प्रॉब्लम है। रोहन भाई एक एक ओपनिंग में सबका ले लूं, ये अगे ना, लेकिन मेरा ये सवाल था, वेयर इज कांग्रेस इन बिटवीन टीएमसी एंड लेफ्ट, वेयर इज कांग्रेस? कांग्रेस की नीति क्या है इस बार के बंगाल इलेक्शन में? क्या क्या मिशन मोड पर आप रहेंगे? मैं आपसे जवाब लूंगा, एक एक ओपनिंग ले लूं। रोहन भाई प्लीज मेरी मजबूरी समझिए, एक एक ओपनिंग ले लूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका है। मुझे ये भी जानकारी है, माधवी अग्रवाल जी भी जुड़ चुकी है, तेज तर्रार प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। माधवी जी नमस्ते कर रहा हूं, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। बस 2 मिनट दीजिए, राज बिहारी जी से एक रिएक्शन ले रहा हूं, फिर आप ही के पास आ रहा हूं। काफी आरोप लग गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और वो मिली भगत वाले आरोप तो आप सुन सुन के थक भी गई होंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोडिफिकेशन हो चुका है। मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन राज बिहारी जी प्लीज, आपने दोनों विपक्षी बड़े चेहरों को सुन लिया। टीएमसी का स्टैंड क्या है? ममता बनर्जी पत्र लिख चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, 28 बीएलओ की मौत हुई है, उस बारे में जिक्र किया है। कांग्रेस का रुख आपने सुन लिया, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी जी एक के बाद एक बॉम्ब भी फोड़ रहे हैं। लेकिन आप महाराष्ट्र देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, फिर दिल्ली भी आया बीच में, अब बिहार भी हो गया। कहीं पर कुछ बातें चली नहीं राहुल गांधी जी की, कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या? यानी मुद्दा आपको क्या लग रहा है, मुद्दा ठीक है, ये जनता कनेक्ट होगी नहीं होगी? एंड व्हाट अबाउट बंगाल नाउ? देखिए, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है और ये समझ नहीं आ रहा कि ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं या उसका प्रोसीजर का विरोध कर रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी ने कहा, बार बार कहा कि मैं एसआईआर नहीं भरूंगी, लेकिन आप लोग भरो, और फिर बीएलओ की मौत को लेकर चिट्ठी लिखती हैं। हाँ। रोजाना चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, मोदी पर हमलावर रहती हैं। हाँ। कांग्रेस भी लगभग इसी स्थिति में है कि दरअसल क्या है, इनका एसआईआर का विरोध कम है, राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है। ठीक है। तो मुद्दा बनाने के लिए ही एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ करे, पहले भी होता था, लेकिन पहले अपोजिशन पार्टियां विरोध नहीं करती थी। हाँ। आज तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने एक नीति बना रखी है कि केंद्र सरकार की हर नीति का विरोध करना है। और कुछ नीतियों पे जो जनता जो कई नीति चुप्पी साध जाते हैं। अब जैसे मजदूर बिल आया, उस पे अपोजिशन पार्टी चुप है एकदम। हाँ। तो ऐसे मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। हाँ। कि जो मुद्दे जनता के लिए, अब बिहार में उठाया एसआईआर का मुद्दा। हाँ, तो क्या हुआ? सारे अपोजिशन पार्टियां ध्वस्त हो गई। हाँ। बात यह है कि ये मुद्दा आम वोटर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है। आम वोटर तो अभी ना बिहार में सामने आए। हाँ। बिहार में भी कोई वोटर सामने नहीं आया कि मेरी आपने वोट काट दी। ठीक है, कहीं किसी का नाम रह गया, कुछ हो गया, तो ऐसे 10, 15, 50 केस, 100 केस मतदान के दिन सामने आते हैं कि वो मतदान करने गए, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। अब ये उनकी गलती है, उन्हें पहले चेक करना चाहिए था। कुछ लोग जब रिवीजन होता है, जब वोट बनते हैं चुनाव से पहले जी, अगर आप उसमें तैयारी नहीं रखेंगे तो आपका नाम कट सकता है। आपने मकान छोड़ दिया, अब दूसरे मकान में चढ़ गए तो भी मकान कट सकता है। बात यह है कि राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए ये एसआईआर विरोध हो रहा है। दूसरी बात है, हाँ, इसमें देखिए, इस बात पे मुद्दा हो सकता है कि एसआईआर में देरी क्यों हुई। ये मुद्दा अगर बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो पहले भी करा सकते थे एसआईआर। अब यूपी में 2027 में चुनाव होंगे, लेकिन उस पे भी समाजवादी पार्टी उठाई रही ना, वहां तो अभी 1.5 साल का वक्त है। एसआईआर हो रहा है, लेकिन एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो भरे जा रहे हैं। यहाँ कोई विरोध भी नहीं है। और मध्य प्रदेश में भी कुछ बीएलओ की मौत हुई है। लेकिन ऐसा कोई आदमी यूपी में या मध्य प्रदेश में या अन्य राज्य में नहीं दिखाई दे रहा कि किसी बुजुर्ग ने एसआईआर के डर से फांसी लगा ली हो या जान दे दी हो। ये सब बंगाल में ही हो रहा है। मैं आ रहा हूं, एक ओपनिंग में माधवी जी का ले लूं, राज बिहारी सर, फिर वापस आपके पास आ रहा हूं। माधवी जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है, रिपोर्ट भी चली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कागज आए उनको डिजिटाइज तरीके से अपलोड करता है, तो जो पुरानी लिस्ट थी उसके साथ जब रिवाइज किया गया तो 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो अनट्रेसेबल हैं, अनकलेक्टेबल हैं। आपको लग रहा है कि यही है गड़बड़ी का सबसे बड़ा सबूत?
देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया चलाने का कारण ही यही है कि जो फर्जी वोटर्स हैं उनको अलग किया जा सके। साथ ही साथ कुछ ऐसे वोटर्स भी हैं जो दो दो जगह से वोट देते हैं, उनको भी ठीक किया जा सके। जिनके घर बदल गए हैं, जिन्होंने अपनी वोटर आईडी अपडेट नहीं की है, उसको भी ठीक किया जा सके। तो ये ओवरऑल एक तरीके से देख सकते हैं कि पूरे देश भर में ये जो एसआईआर है चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आक्रोश, सबसे ज्यादा जो आपत्ति है वो ममता बनर्जी को है। और ये नया नहीं है रोहित जी, ये लगातार ममता बनर्जी हर विशेष योजना का, हर किसी ऐसे कार्य का जो कि केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है या फिर चुनाव आयोग की तरफ से आयोजित की जाती है, वो उसका विरोध करने के लिए सबसे ज्यादा तत्पर रहती है। पश्चिम बंगाल में हम लगातार इस पर चर्चा करते हैं कि यहाँ राजनीतिक हिंसा होती है। यहाँ पर जो है जो भी योजनाएं होती है उनको पारित करने में ममता बनर्जी तुरंत आके मंच से कहती है कि यहाँ पर होगा नहीं, लागू नहीं होगा। ममता बनर्जी की ये नीति हो चुकी है। आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद में पता चलेगा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव के पहले किस तरीके से यहाँ पे मारकाट मची हुई है। तो ये पश्चिम बंगाल की कह सकते हैं कि ये दुर्भाग्य हो गया पश्चिम बंगाल का कि यहाँ जितनी अराजकता है वो ममता बनर्जी की सरकार में हो रहे हैं। उस पर हम लगातार पूरे देश भर में चर्चा कर रहे हैं। रही बात कि एसआईआर की प्रक्रिया से ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा विरोध क्यों, आज वो रैलियां निकाल रही हैं हजारों लोगों की संख्या लेकर। भाई आप उन लोगों को भेज दीजिए ना लोगों की सपोर्ट करने के लिए। और 2002 से जो आप तुलना करते हैं तो उस समय की डिजिटलाइजेशन में और आज की भारत में बहुत अंतर आ चुका है। टेक्निकली हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आज आपके हाथ में मोबाइल है और आप तुरंत के तुरंत अपना फॉर्म जो है वो मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से भर सकते हैं। तो केवल बीएलओ पर ही प्रेशर नहीं है। दूसरी बात, जहां लोग 1 रुपए से लेकर रुपए तक और हजारों रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं मिनटों में, वहां पर आप उस देश में आप 2002 की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। अरे आज के समय की बात अलग है। आज हमारा देश बहुत आगे जा चुका है टेक्निकल तौर पे, और उसको आज मुझे सबसे बड़ी समस्या ये समझ में नहीं आती इनकी कि बीएलओ आकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। देश की जनता, राज्य की जनता आकर किसी को कोई विरोध नहीं है। राज्य की जनता इसमें पूरा सपोर्ट समर्थन कर रही है। अगर आपत्ति है तो केवल ममता बनर्जी को है, कांग्रेस को है। तो माधवी जी, जो बीएलओ की मौत का मुद्दा उठा है, आपको नहीं लगता कि ये चीजें तो हुई तो है ना, हो तो रही है ना रोहित जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भय से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी घुस नहीं सकते। वो बोलते हैं कि केंद्र में हम जो है साथ में है, लेकिन राज्य में हमारी कोई वार्तालाप नहीं हुई है। लेकिन कमाल की बात ये है कि अब तो टीएमसी जो है वो राज्य की पार्टी ही है, राष्ट्र की पार्टी का दर्जा खो चुकी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है, कहाँ उनको समर्थन इनका करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ डर के मारे पीछे छिपे रहना है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए इनका तो अस्तित्व पश्चिम बंगाल में कहीं भी नहीं है। इनके बारे में तो बात करके कोई फायदा नहीं है। बिहार में जो इन्होंने झूठ फैलाया, उसका जो अंजाम और जो उसका रिजल्ट आया वो तो पूरे देश ने देखा। मैं कहती हूँ कि क्या देश के नागरिकों को इससे समस्या है? आप माँ माटी मानुस की बातें करते हैं तो ये समझिए कि आपके पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में घुसपैठी भरे हुए हैं जो मानुस के, बंगाली मानुस के संसाधनों पे अपना पूरा हस्तक्षेप करे हुए हैं। क्या नहीं चाहेगा कोई भी इंसान कि बंगाल का मानुस जो है वो इन हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो जाए? जो रातों रात आप लोगों ने जिन लोगों को वोटर आईडी पकड़ा दी और बाहर से आके यहाँ अराजकता फैलाते हैं, उन लोगों पर रोक लगे। तो ऐसी स्थिति में अगर पश्चिम बंगाल का विकास चाहती होती ममता बनर्जी तो शायद वो इस तरीके से रास्ते में रैली नहीं निकालती, बल्कि लोगों के सपोर्ट और समर्थन के लिए निकलती और घरों में जाके बीएलओ की फॉर्म जो है वो साथ में मिलकर एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करवाती। ठीक है हक साहब, प्लीज, फिर रोहन तुरंत आ रहा हूं आपके पास। हक साहब रिएक्ट कर दीजिए। हक साहब, अगर ये बातें आ रही हैं कि 26 लाख वोटर्स का जो डेटा आया है वो अनकलेक्टेबल है, तो आपको नहीं लगता ये आपके वोटर मैनेजमेंट की विफलता है? 26 लाख, इट्स अ बिग नंबर। सबसे पहले मैं 2 आदमी का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे जो रस बिहारी जी है जो बैठी हुई, उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। उसके बाद में जो हमारी बहन बैठी हुई है, बताइए सर, बीजेपी के प्रवक्ता माधवी जी बैठे हुए, मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूं। जल्दी दीजिए। सबसे पहले मैं बिहारी जी का कहना चाहता हूँ, रस बिहारी जी, जिन्होंने कहा कि बंगाल ही में सिर्फ मौतें हो रही है बीएलओ की, तो शायद हमारे बिहारी साहब को अप टू डेट नहीं है कि भारत के अलग अलग स्टेट से आंकड़े आए। भारत के अन्य 6 राज्यों में 37 मौतें हुई हैं, जिसमें राजस्थान, मोदी जी जहां के हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये परिस्थिति है। यहाँ तक के उत्तर प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति हुई है कि बीएलओ को दबाव दिया जा रहा है
कि तुम मेरी बात का गलत उदाहरण दे SC, रहे हैं। OBC और जितने आप मेरी भी बात का गलत उदाहरण दे रहे हैं। मैंने ये कहा था शेड्यूल कि ट्राइब और भी के राज्यों में नाम 20 को लोगों की नहीं मौत हुई है, काटोगे लेकिन तो तुम्हें जो लेकिन है लोग यहाँ से FIR हटा के दिया डर से जाएगा, सरकारी आत्महत्या नहीं कर नौकरी रहे। तुम्हारा खत्म कर आत्महत्या दिया केवल जाएगा। बंगाल हाँ, में ये कर चीजें रहे तो नहीं आई, रास बिहारी जी, आप ठीक कह रहे हैं। सुसाइड किए हैं। कारण यही है, ये मैंने थोड़ी ये पता बोला है था। है जो पिछले मैंने दल तो OBC का मैंने नाम कहा और भी कटा राज्यों में नहीं 20 तो लोगों की मौत नौकरी हुई है। से मध्य हाथ प्रदेश में भी धोनी हार्ट अटैक पड़ेगी। से मौत हुई है और भी राज्यों में हुई है। नहीं तो structure काट लेकिन दिए जाओगे। FIR का डर नंबर बताकर 1 उत्तर प्रदेश में और या हमारे मध्य जो प्रदेश अभी में हमारी किसी बहन वोटर ने आत्महत्या नहीं की। माधुरी मैंने जी ये कह बोला। रहे थे कि यहाँ ममता बनर्जी एकलौती एक भारत की महिला नेत्री है हाँ। जो आंख में आंख मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी से बात करती हैं। आप क्या कह रहे हैं? ममता बनर्जी जो रैली कर रहे हैं किसके लिए? आप मथुआ का वोट लेकर करके आप मथुआ को कह रहे हैं 800 रुपया को लेकर करके फॉर्म भर रहे हैं और उनको NRC के बहाने नागरिकता दीजिएगा। और वो कहा शांतनु ठाकुर अभी लंदन घूमने चला गया है। 2 करोड़ मथुआ हमारे यहाँ बांग्लादेश से 1971 के बाद जो आए हैं हमारे राज्य में, जो यहाँ नागरिक हैं, जो यहाँ वोट दे करके बीजेपी के 26 MLA को जिताए हैं, बीजेपी के 2 MP को जिताए हैं, हाँ। वो यहाँ हमारे मथुआ हिंदू भाई को धोखा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है। अक्सर ये बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए कितने होंगे? लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान अगर हो रहा है हाँ। तो हमारे हिंदू भाइयों को हो रहा है। क्या बात है। बांग्लादेश से जो आए हुए 71 के बाद हाँ। हिंदू भाइयों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। हाँ। अभी हमारे रोहन जी ने कितनी अच्छी से बात कही हाँ। कि हमारे लास्ट 2002 में जब हमारे यहाँ SIR हुआ था हाँ। तो 4 करोड़ समझ लिए कि यहाँ मतदाता था। हाँ। आज 7.25 करोड़ मतदाता है तो उसमें तो समय लगेगा हाँ। करेक्शन करने में। हाँ। एक दिन में थोड़ी हो पाता है। लेकिन हक साहब, ये तो इसको हक साहब, ये 2 अलग अलग 2002 चीजें है ना। में किसकी सरकार थी? SIR की प्रक्रिया हो रही है 2002 वोटर में लिस्ट के केंद्र की प्यूरिफिकेशन सरकार के थी। लिए, और घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम ये तो गृह मंत्रालय का है ना। ये 2 अलग अलग चीजें हैं कि इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। हक साहब। गृह मंत्री तो मिले हुए हैं। गृह हाँ। मंत्री जी जो है हाँ। जो वहां से आ रहे हैं बॉर्डर से तो इनके अंडर में आता है। हाँ। तो ये पैसा लेकर के एंट्री करवा रहे, वो पैसा कहाँ जा रहा? ठीक हम है, माधवी जी ये से तो पूछना आपने बहुत चाहते हैं गंभीर आरोप लगा दिया। कि पैसे लेके घुसपैठ हो रही है। ले रहे हैं वो पैसा कहाँ जा रहा? हाँ ठीक है, माधवी जी आ रहा हूं आपके पास। रोहन भाई जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। रोहन भाई, ये बात तो सच है ना, और हक साहब आपने भी कहा कि 2002 में हुआ था। भाई इट्स 23 ईयर्स। मेरे जैसे बच्चे बड़े हो गए 23 सालों में, और मैं तो यही कह रहा हूं कि बंगाल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर दीदी ने बहुत शानदार कर दिया ना। अब तो डिजिटल इंडिया हो गया है। पहले काम जो 1-1 साल में होता था अब कम टाइम में हो जाता है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। ये सच नहीं है कि हक साहब और रोहन भाई? हाँ रोहित भाई, हाँ। मैं इसी पॉइंट में एक डिजिटल इंडिया का कहानी हम लोग 2014 से सुन रहे हैं। हाँ। फिर डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, बहुत कुछ देखे हम लोग। हाँ। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग का जो फिजिकल इन्यूमरेशन, मैं टेक्निकली बताना चाहता हूँ आपको। Please. फिजिकली जो इन्यूमरेशन फॉर्म BLOs हम लोग को दे रहे हैं, हाँ, हाँ। और ऑनलाइन में बहुत फर्क है। हाँ। क्योंकि आप अगर फिजिकली देखोगे उसमें आपको आधार कार्ड नहीं देना है, तो ऑप्शनल है। हाँ। और अगर आप ऑनलाइन में जाओगे हाँ। तब आपका आधार अगर आपके मोबाइल फोन के साथ लिंक नहीं है, हाँ। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस काम ही नहीं कर रहा है। और एक और भाई रोहित भाई, कि OTPs जब तक आते हैं ऑनलाइन प्रोसेस में तब तक आपका साइट क्रैश किया है। जब आप अपना फोटो ऑनलाइन अपलोड करने जा रहे हो, हाँ। वो ऑनलाइन काम नहीं कर रहा है रोहित जी। हाँ। तो टेक्निकलिटीज तो बहुत है। नहीं, देखिए, ये मुद्दे प्रॉब्लम तो हो सकती है मैं रोहन बता भाई, ये सकता हूं, प्रॉब्लम हो लेकिन सकती है। मैं ये मानता हूँ मुद्दे ये भी है। व्यवस्थाएं, देखिए, अपना मैं देश आपको बहुत एक बड़ा सवाल है, का ये जवाब प्रॉब्लम्स देना हो चाहता सकती हूं। है। एक just, नेटवर्क इशू भी हो political सकता है, point वेबसाइट देना इशू भी चाहता हो सकता है, हूं साइट कि क्रैश भी हो BJP सकती के है। जो नेता है, हाँ। वो जब ये SIR प्रोसेस बिहार में शुरू हो गया था, हाँ, हाँ। तब से बोलने लगे बंगाल में कि 2 करोड़ वोटर्स हम वोटर लिस्ट से हटाएंगे। हाँ। ये जो बात, ये इलेक्शन कमीशन का आज आप एक प्रोसेस के बाद 26 लाख वोटर का बात आप बोल रहे हो, हाँ। ये जुलाई महीने से हाँ। बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, हाँ। या इधर के बीजेपी के जो नेता है, हाँ। वो लोग बोलने लगे 2 करोड़ वोटर्स हम लोग वोटर लिस्ट से हटाएंगे। आ और रहा ये हूं माधवी जी, आ रहा हूं। घुसपैठिया है। हाँ। तो ये घुसपैठिया 2 करोड़ अगर बंगाल में घुसे हैं, हाँ। तो 2014 के बाद से तो इसका दायित्व किसके पास है? 2014 के बाद हमारे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हाँ। कौन है? हाँ। तो इसका जवाब कौन देगा? तो ये पोलराइजेशन का जो राजनीति है, रोहन भाई, ये बीजेपी का एक ही बिल्कुल चीज सही है, बात, बंगाल ये में सारी चीजें मैं आपकी polarization बात करो, मान रहा हूँ। हिंदू को रोहन भाई, ताकत मगर दो, मैं ये लेकिन भी तो ये चाह रहा हूँ चलने मेरे वाला दर्शक नहीं की है, क्लैरिटी, क्योंकि मुतवा लोग भी इनके साथ नहीं मेरे है दर्शकों को एक क्लैरिटी दीजिए रोहन भाई कि अभी कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जो टीएमसी के साथ जो टीएमसी कह रही है बिल्कुल सही।
देखिए मैंने रोहित जी इसलिए मैंने सबसे पहले शुरू किया था कि हम लोग का स्टैंड इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या है। हाँ। तो मैंने आपको 2023 से हमने बोल रहे हैं कि हम सोचते हैं कि गणेश कुमार जो सीट पे बैठे हुए हैं वो बीजेपी का एक मोहरा है, क्योंकि उनका ये सीट में बैठने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के अगर प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के थे, उनके विरोधी दल नेता जो होता था लोकसभा में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर ठीक करते थे कि कौन चीफ इलेक्शन कमीशन होगा। रोहन भाई ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हमने वो वक्त भी देखा है जब कांग्रेस की तरफ से नाम ही गया है बस, और वो बन गए सीसी में। ज्यादा पीछे जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं बेहतरी होनी चाहिए तो सबको साथ आ जाना चाहिए। रोहन भाई मैं आपके पास वापस आऊंगा। रास बिहारी सर, देखिए अभी रोहन भाई ने बता दिया कि हमने सब कुछ देखा, नोटबंदी से लेके वोटबंदी तक का आरोप सरकार पर, और सीधा सीधा ये आरोप लगाना कि सरकार के लिए काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। देखिए एक एमएस गिल हुआ करते थे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे और बाद में कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे। मुझे पता है। तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो चुनाव आयोग में थे, बाद में कांग्रेस ने कैसे कैसे उनको उपकृत किया। ये तो हर सरकार में रहा है। अब जिसको जो अच्छा लगता है उसको बना दे, पसंद तो चलती रहती है। पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव आयोग है उसमें भी ममता अपनी पसंद के आदमी को बनाती है और जैसा चाहती है वैसा कराती है। ये तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसमें तो स्टेट की चर्चा वो चलती है। अब केंद्र सरकार में जो नियम है उसके आधार पे चुनाव आयोग तो बनाए गए। ठीक है। उसी तो रास बिहारी सर मुझे ये तो बताइए, मुझे घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा तो हमेशा से बंगाल का रहा है ना, लेकिन फिर भी बार बार ममता बनर्जी आई ना। मैंने 5 साल पहले पश्चिम बंगाल पे 4 किताबें लिखी थी पश्चिम बंगाल की हिंसक राजनीति के ऊपर। तो उस समय जो मैं डेमोग्राफी चेंजेस पे जब मैं बात कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, ये बात सामने आई थी कि देश में करीब 2.5 करोड़ के करीब घुसपैठिए हैं पूरे देश में। ठीक है। और जिसमें से 1.5 करोड़ के आसपास पश्चिम बंगाल में। बंगाल में 1.5 करोड़। ठीक है। सिर्फ बंगाल में 1.5 करोड़ घुसपैठिए थे। और उन घुसपैठियों को इस तरह से बचाया गया था कि लगभग 8 से 10 हजार गांव हिंदुओं से खाली हो गए थे। हिंदुओं को मजबूरन अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। तो ये तो वहां घुसपैठ की स्थिति अभी हम देख रहे हैं, लगातार चर्चा में आ रहा है, खबरों में आ रहा है कि किस तरह लोग पश्चिम बंगाल के अनेक अलग अलग हिस्सों से बांग्लादेश में वापस जा रहे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में वापस जा रहे हैं। देखिए ये बात ठीक है कि घुसपैठ पर जिस तरह से रोक लगनी चाहिए थी वो देर से लगी। ठीक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने बाद में जिस तरह से रोक लगाई गई उसमें तो ढिलाई रही। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे पिछले कुछ साल से वहां पर बड़ी सख्ती बढ़ती जा रही है। राजदा ये जो आपने रिसर्च की ये मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूं अपने दर्शकों के लिए, आपने 5 साल पहले की ना, 5 साल पहले का ही जिक्र किया आपने जी, जब पूरा रिसर्च किया जी 5 साल पहले। 5 साल पहले पूरे देश में 2.5 करोड़ घुसपैठी, उनमें से 1.5 करोड़ बंगाल में बताए गए। तो ये गृह मंत्रालय के आंकड़े। ठीक है। माधवी जी प्लीज इस पर भी रिएक्ट कर दीजिए। अब मैं सबसे पहले तो पता है ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, वो कह रही है हमें एसआईआर से प्रॉब्लम थोड़ी है। अभी रोहन भाई भी यही कह रहे हैं, हक साहब भी यही कह रहे हैं, एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं है। एक तो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, ऊपर से बीएलओस के ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर दिया गया उसकी बात उठा रहे हैं, और एक और चीज वो कह रही हैं कि बंगालियों को दबाने का काम हो रहा है एसआईआर, ये नहीं होने देंगे। बंगाली अस्मिता के लिए तो हम लड़ पड़ेंगे, उसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। आप टारगेट कर रहे हैं बंगाल को, बंगालियों को, यह आरोप है आप पर। देखिए ऐसा है रोहित जी कि एसआईआर से ही डर है और किसी से डर नहीं हुआ, डर नहीं है इनको। एसआईआर नहीं हुआ, महामारी हो गई भाई पूरे देश में। जिससे लग रहा है कि एसआईआर को छूते ही बीएलओ की डेथ हो जा रही है। कहाँ आपके पास में कोई ऐसा साक्ष्य है जो ये बताता है कि एसआईआर की वजह से कोई, मतलब कमाल की बात है, महामारी है क्या एसआईआर? अरे एक चुनाव आयोग के द्वारा माध्यम से एक चल रही पूरे देश भर में प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें देश के वोटर आईडी को सुधारा जा रहा है। पहली बात तो ये लोग जो लोग फैला रहे हैं ना कि भाई देखिए आप मुझे बताइए, मैंने अपने घर में सारे लोगों का हमारा जो है डिजिटली पूरा 5-5 मिनट में हमारा सारा सब लोगों का फिल हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। दूसरी बात ये, मैं भी बंगाल की वोटर हूँ, मुझे पता है, और हमने सबने अपने घर में बैठ के तुरंत कर लिया और दूसरे लोगों को भी बताया कैसे करना है, और मेरे जानने वालों ने भी किया।
तो ये जो इन लोगों ने एक पूरा प्रारूप दिया है, पहली बात तो किसी की सिटीजनशिप नहीं जा रही है। मुझे तो डर नहीं लगा, मेरे पड़ोसियों को डर नहीं लगा, मेरे अड़ोसी पड़ोसियों को डर नहीं लगा, किसी ने तो अपने बोरिया बिस्तर नहीं बांधे। लेकिन जो लोग भाग रहे हैं उनको किस चीज का डर है? भाई रुक जाओ तुम, अगर यहीं के हो तो फिर। भागने वाले लोगों को देखते हुए ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है। तो क्या टीएमसी घुसपैठियों की ढाल बन रही है? माधवी जी सीधा सीधा बोलिए ना, माधवी जी घुसपैठियों की ढाल है क्या टीएमसी? अरे निश्चित रूप से। आप बताइए, पूरे देश भर में अगर आप आंकड़े निकाल लें तो पूरे देश भर में जहां 12% मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, वहां पश्चिम बंगाल में 20% के हिसाब से आबादी बढ़ रही है। और खुद ममता बनर्जी ने भी 2-3 महीने पहले ही कहा है कि हमारे माइनॉरिटी भाई बहनरा आपनारा एखाने 34% हो गए 34% हो गया। ये तो उन्होंने बोला है मन से। और अगर आप आंकड़े अगर गिनने जाएंगे अभी तो वो आंकड़े कहीं और पार हो जाएंगे। तो माधवी जी वो तो फिर अभी हक साहब के पास जाऊंगा ना, हक साहब भी उन आंकड़ों को उठा लेंगे जो 5 साल पहले रासबिहारी जी ने निकाले कि सरकार तो आपकी 11 साल केंद्र देखता है ना, बॉर्डर से कैसे हो रही है घुसपैठ। और उन्होंने तो कितना संगीन आरोप लगाया कि घुसपैठ हो रही है, पैसे लेकर घुसपैठ हो रही है। देखिए रोहित जी ऐसा है कि टीएमसी बैठकर कोई भी आरोप लगा सकता है। और इसकी और दूसरी बात, राहुल गांधी जी भी बैठकर कोई भी आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम इनकी बात पे ज्यादा ये नहीं कि पैसे लेकर, अब भाई आपकी सरकार है ना, आप बताइए किसने पैसे लिए? पकड़ के लेकर आइए ना, पुलिस तो आपकी है, प्रशासन तो आपका है। और दूसरी बात रही कि ये जो बॉर्डर इतना लंबा है, हक साहब आ रहा हूँ, हक साहब 40 सेकंड्स में आ रहा हूँ, हक साहब आ रहा हूँ। वहां पर है जो जगह है, वहां पर राज्य सरकार ने देने के लिए सपोर्ट किया था क्या इतने सालों तक, जब बार-बार चिट्ठी लिखी जा रही थी होम मिनिस्ट्री की तरफ से? तो देखिए ये लोग जो है ना, ये लोग जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और अभी जब पिछली बार जब इलेक्शन के बाद में पोस्ट इलेक्शन जब यहाँ पर लोगों के मतलब खून बह रहे थे, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, हाथ में बंदूक लहरा लहरा कर ये अपनी विजय रैली निकाल रहे थे, तब भी बेशरम की तरह ये लोग इन बातों को ढक रहे थे। देखिए इनको हर चीज में आपत्ति होगी, इनको सिर्फ आपत्ति एक ही चीज से है कि इनकी सरकार नहीं जानी चाहिए। और इनको ये डर है कि ये जो रातों रात वोटर आईडी थमाने वाली जो इनकी एक टेंडेंसी रही है बंगाल के अंदर में, जिसकी वजह से यहाँ आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे एक तरीके से पूरे बंगाल का जो स्ट्रक्चर है, बंगाल की जो स्थिति है वो पूरी डावाडोल हो रही है, चाहे वो विकास के मामले में हो, चाहे उद्योग के मामले में हो। ये उसको सुधारना नहीं चाहते हैं। इनको बस जीतने से ज्यादा इनको और किसी चीज में और कोई सोच है ही नहीं। यहाँ एयरपोर्ट की हालत आप आके देखिए क्या हालत हो रही है। कल मैं एयरपोर्ट से आई हूँ, क्या हालत थी। मुझे लग रहा था अगर मैं फोटो डालती या वीडियो डालती तो अभी तुरंत मेरे पर इल्जाम लगता कि देखो माधवी राजनीति कर रही है। लेकिन जो स्थिति कर रखी है ना इन लोगों ने पश्चिम बंगाल की, दयनीय स्थिति कर रखी है। हक साहब जल्दी से, बड़े संगीन आरोप हैं आप पर। आप लोग आम बंगाली के लिए सड़क पर उतर रहे हैं कि घुसपैठियों के लिए उतर रहे हैं? जनता जानना चाह रही है, क्लैरिटी दे दीजिए जल्दी। सबसे पहले मैं फिर से रासबिहारी जी पर आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं? हमारी बहन माधवी जी का और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार रासबिहारी जी ने आरोप लगाया कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में 2.5 करोड़ घुसपैठियां हैं। तो मैं एक बात मैं बिहारी जी को बोलना चाहता हूं कि अभी बिहार में SIR हुआ जहां 65 लाख लोगों बाद दिए गए, तो हम वहां कितने घुसपैठिए आप निकाले हैं? रासबिहारी जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, नोट करके लिखिए, जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। नंबर 1। और आपने कहा कि उसमें समझ लिए कि 1.5 करोड़ घुसपैठिया जो है बंगाल में, मतलब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो 1 करोड़ जो है, माना कि 1.5 करोड़ अगर पश्चिम बंगाल में है और 1 करोड़ संपूर्ण भारत में है। आप तो बिहार से खाली हाथ आए, बिहार में तो एक भी घुसपैठिया मिला नहीं। तो 2.5 करोड़ जो आप नेशनल टीवी के चैनल पे बैठ करके 2.5 करोड़ का आपने हम लोगों को तथ्य दिया, तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार फेल है, केंद्र सरकार डिफॉल्ट है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पैसे लेकर के घुसपैठिया को हमारे भारत में प्रवेश कर रहे हैं। अरे हक साहब, बीएसएफ को मत लाइए बीच में, बीएसएफ को क्यों ला रहे हैं बीच में? वो तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है सर। हमारे अमित शाह जी है, उनको रिजाइन देना चाहिए, उनके वो लायक नहीं है, इसलिए कि बांग्लादेश से घुसपैठिया 2.5 करोड़ हमारे देश में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरी, मेरी बहन माधवी जी का मैं कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है ममता बनर्जी, देखिए 2021 में भी थी और 2026 में भी रहेगी। 2021 में आपने कहा था कि अब की बार
200 के पार, लेकिन आपका सपना पूरा नहीं हुआ। लोकसभा में आपने कहा था अब की बार 400 के पार, लेकिन 240 में अटक गए। और 2 पैसा की, एक बिहार से और एक आंध्र से। आ रहा हूँ बिहार से, राज बिहार से आ रहा हूँ आपके पास। मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। जिस दिन 2 पैसा की ये इन्होंने सही कहा है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर बड़ी का बात काम करने वाले उसकी निगरानी बीएसएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि मैं घुसपैठ को रोकूं। लेकिन जो लोग कागज पत्तर लेकर आते हैं, दस्तावेज लेकर आते हैं और आ रहा हूँ नहीं हक साहब, 2 चीजें राज बिहारी सर, मैं जस्ट आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन हक साहब आपने 2 चीजें कह दी। आपने बता दिया कि ना बंगाल में इनका काम हुआ पहले, ना इनका 400 पार हुआ, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन के साथ सेटिंग वाली थ्योरी तो यहाँ पे धराशायी नहीं हो गई। हक साहब, राज सर मैं आपको मौका दे रहा हूँ, प्लीज। आप कह रहे थे आपको कुछ रिएक्ट करना है जो हक साहब ने कहा, जल्दी से कीजिए। रोहन भाई तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। राज सर देखिए, ये बात सही है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर हैं, उन पर काम पैरामिलिट्री फोर्सेस का है। ट्रू, कि बाहर से आने वाले लोगों की जांच करें और फिर आगे भेजें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विदेश से आकर और कहीं राज्य में गायब हो जाता है तो ये काम राज्य की सरकार का होता है। कि लोग 15 दिन का वीजा लेकर आते हैं, वापस नहीं जा जाते, उसके आंकड़े तैयार करने का काम ये राज्य सरकारों का होता है। ठीक है, कि कितने लोग आए, कितने लोग सही समय से चले गए, ये काम बीएसएफ का नहीं होता। तो ये इसमें हम ये नहीं मान सकते कि ठीक है, केंद्र सरकार से जुड़े जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, खास तौर पे पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के जिम्मे है। तो बीएसएफ का काम सीमा पर घुसपैठ को रोकने के साथ साथ स्मगलरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। हम अखबार मीडिया में पढ़ते हैं कि आज इतने लोग पकड़े गए, आज इतने का सोना पकड़ा गया, इतने के मादक पदार्थ पकड़े गए, ये लोग घुसपैठ करते हुए पकड़े गए, और कई लोगों को बीएसएफ ने वापस भी भेजा है। वहां के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर बातचीत करके वापस भी भेजते हैं। लेकिन अगर कोई राज्य में आकर बस गया तो उसकी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की होती है। ये सही बात है। रिएक्ट कर दीजिए जल्दी से हक साहब, जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। ये भी तो पॉइंट है, 15 दिनों के लिए आए, उसके बाद यहीं बस गए। आप लोगों ने उनको अपना वोट बैंक बना लिया, जो कि आरोप है आप पर। रस बिहारी जी के मत से एक मत नहीं हूँ। मैं उनकी बात से, इसलिए मेरा डिफरेंट बात है कि घुसपैठिया अगर प्रवेश करता है बॉर्डर द्वारा तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और तमाम जो केंद्र के अंतर्गत आता है उनकी जिम्मेदारी है। ये कोई भी राज्य सरकार की किसी भी कीमत पर जिम्मेदारी नहीं है। हक साहब ठीक है, हक साहब यू नो आई रिस्पेक्ट यू लॉट, लेकिन मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से किसी भी पैरा फोर्सेस के लिए कोई भी तीखा कमेंट नहीं जाने दूंगा। बीएसएफ वहां पर दिन रात रहती है, आपकी मेरी सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ वहां पर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता। आप पॉलिटिकल बयानबाजी कीजिए, मैं जाऊंगा माधवी जी के पास, बोलूंगा कि 11 सालों से गृह मंत्रालय आपके पास है, क्या आप कर रहे हैं, लेकिन बीएसएफ और पैरा फोर्सेस के बारे में नहीं सुन पाऊंगा, मैं नहीं सुन पाऊंगा। हक साहब मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। रोहन भाई प्लीज आप मुझे बताइए। रोहन भाई मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस के जो वोटर्स हैं बंगाल में वो इंतजार कर रहे हैं कि आपकी उनके लिए क्या नीति है। अगर आप टीएमसी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो बता दीजिए, साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं क्या? रोहित जी, बंगाल में और देश में कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो कभी बीजेपी का हाथ नहीं पकड़े हैं, कभी भी नहीं। ये आप इतिहास देख लीजिए तो हम लोग का सबसे पहला नीति तो सब पूरा देश में और बंगाल में भी है, हम लोग बीजेपी के खिलाफ है रोहित जी। इसमें कोई दौरा ही नहीं है। रोहित जी मैं 2 पॉइंट आपको रखना चाहता हूँ कि आप हम लोग को पूछ रहे हैं कि हम लोग का एसआईआर से विरोधिता क्यों है। आप देख लीजिए ना, जो बिहार का एसआईआर फॉर्म देख लीजिए, एसआईआर प्रोसेस, अगर कांग्रेस इस मुद्दे को लेके रास्ते पे नहीं आता, इस प्रोसेस को लेके कोर्ट में नहीं जाता, तो फिर बिहार में जो एसआईआर फॉर्म था और बंगाल में आज जो एसआईआर फॉर्म, मध्य प्रदेश में जो एसआईआर फॉर्म था तो सेम होता। वो तो हुआ नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी तो हम लोग का बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने ले लिया। आपके अच्छे पॉइंट्स ऐड ऑन हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया गलत है, कोर्ट ने ये थोड़ी कह दिया कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए, एसआईआर गलत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। नहीं, देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप आधार को अगर आप नहीं बोलोगे तो बिहार में आधार कार्ड कौन दे रहा था?
बिहार में आधार कार्ड क्या कांग्रेस दे रहा था? बिहार में तो आधार कार्ड दे रहा था जेडीयू या उसका गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी घुसपैठिया जब आते हैं आधार कार्ड लेते हैं तो ये लोग अभी बंगाल लेके पड़ गए। राज जी बोल रहे थे कि 1.5 करोड़ घुसपैठिया है बंगाल में। कब से है? तो ये फैक्ट अगर उनके पास है, डेटा है, एविडेंस है, वो होम मिनिस्टर को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जब भी ये सवाल लोकसभा में या पार्लियामेंट में पूछा जाता है, राज्यसभा में, इसका कोई आंसर 2004 से 14 से लेके आज तक आपको मिला है रोहित जी? नहीं मिला है। कोई डेटा नहीं है। ये तो चुनावी मुद्दा है, ये पोलराइजेशन का एक तरीका है। मैं आपको वही बोल रहा था कि बीजेपी जब से बिहार में एसआईआर शुरू हो गया, बंगाल में भी ये लोग बोलने लगे कि 2 करोड़ घुसपैठिया है। राज साहब तो चले गए 2005 साल पहले के लिए। तो ये जो चीज है, ये पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स है कि बीजेपी और कांग्रेस इसके खिलाफ है। और हमेशा माधवी जी प्लीज, मैं बिल्कुल एंडिंग में हूं, आप प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। लेकिन बार बार वो यही कह रहे हैं गृह मंत्रालय आपका है, गृह मंत्री जी अमित शाह बहुत सशक्त है, मजबूत है। बात रख देती हूँ। देखिए ऐसा है कि केवल आधार कार्ड मत करिए। 11 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो चलेगा एसआईआर की प्रक्रिया में। तो लोगों को ये समझाइए पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन पर आधार कार्ड के साथ में जोड़ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं? माता पिता का पूछ रहे हैं नाम, और अगर पति है तो पति का जो नहीं माधवी जी, ये सब तो मैंने बोल दिया ना, मैंने ही बोल दिया ये तो कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी कह दिया कि प्रक्रिया खराब है कि आप एसआईआर बंद करवा दीजिए। नहीं हुआ ना, वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी के पास घुसपैठिए को लेकर कोई ठोस प्लान है कि नहीं है। माधवी जी, आपके पास घुसपैठिए को रोकने के लिए, घुसपैठी को वापस भेजने के लिए फुल प्रूफ प्लान है कि नहीं है? देखिए सबसे पहले तो मैं रोहित जी आपको साधुवाद दूंगी कि जिस तरीके से ये लोग देश की सेना पे हमेशा से एक टीका टिप्पणी करते हैं, उसको आपने रोका। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये इन लोगों की एक आदत हो गई कि राजनीति करते समय केंद्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये लोग देश की सेना को भी घेरने की कोशिश करते हैं। मैं बार-बार एक बात सेना को कुछ नहीं बोल रहे, मैं तो बोल रहा हूं इतना घुसपैठिया है ही नहीं बंगाल में। उन्होंने कहा, टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 21 में भी आई थी, इसमें भी जीतेंगी, लोकसभा में भी जीतेंगी। और एक तरफ आप बोलते हैं कि जो है चुनाव आयोग हमारे सपोर्ट में काम कर रहा है और मशीनें जो है हैक कर ली जाती हैं। तो ठीक है माधवी जी, ये बातें मैंने रख दी कि अगर हक साहब ही कह रहे थे कि 400 पार हो रही थी, अगर सेटिंग हो जाती तो हो ही जाते, फिर क्यों रुकते? फिर बाकी जगहों पर जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर भी कैसे आते? लेकिन ये चर्चा लंबी चलेगी। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं, आप कीजिए, आप मोदी जी पर सवाल उठाइए, बीजेपी पर सवाल उठाइए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी तो मैं भी चाहता हूं, हम सब युवा हैं, मैं तो सब कह रहा हूं हम सब युवा हैं, और एक हेल्दी डेमोक्रेसी में विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। मैं तो मानता हूं ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, एक को जनता कहती है चला लो, दूसरे को कहती है विपक्ष बनकर हमारी जिम्मेदारी, हमारी आवाज को उठाओ। लेकिन आवाज उठाना है बिल्कुल सकारात्मक दिशा में। आज का पैनल बहुत शानदार रहा। थैंक यू सो मच हक साहब, आप जुड़े, इट्स रियली प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच राज बिहारी सर, ऑलवेज प्लेजर। थैंक यू रोहन भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू सो मच माधवी जी, प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। थैंक यू सो मच। तो 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही।